हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के भाग 1 के पाठ 4 सांवले सपनों की याद के प्रश्न आपके सामने स्पष्ट करेंगे। पहले मैं इस पाठ के बारे में संक्षेप में आपको कुछ बता रही हूँ कि सांवले सपनों की याद पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है। बच्चों, इस पाठ में सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। आपको इसकी विधा पता चल गई होगी कि संस्मरण विधा में लेखक ने ये पाठ लिखा है और इस पाठ की शैली डायरी शैली है, जिसमें लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है, क्योंकि इस पूरे पाठ में या तो सालिम अली पक्षियों की खोज करने में, उनकी सुरक्षा और संरक्षण में लगे रहे, या पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति भी वे चिंतित दिखाई दिए कि एक बार केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास गए थे, ताकि वह उस रेगिस्तानी हवा से उस वैली की रक्षा कर सके। तो इस तरह से इस पूरे पाठ में हमें सालिम अली के ये दोनों रूप दिखाई देते हैं। अब हम इसी पाठ के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आपका यह पाठ और अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी परीक्षा में दो तरह से आते हैं। या तो पाठ का कोई भी एक पैराग्राफ आपके सामने दिया हुआ होगा, जिसके आधार पर आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो एक एक अंक के होंगे। तो उसी पैराग्राफ के आधार पर आपको उन प्रश्नों का जो सबसे अधिक सटीक उत्तर है उसको चयनित करके मार्क करना है। और दूसरे आपके पाठ के आधार पर 2 प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के। उसमें लेखक से संबंधित भी कोई प्रश्न हो सकता है और पूरे पाठ के आधार पर भी हो सकता है। तो इस तरह से 7 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय गद्य खंड के अंतर्गत से आते हैं। अब आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए। फर्स्ट आपका प्रश्न है, खामोश वादी की ओर जो भीड़ या हुजूम अग्रसर था उसका नायक कौन था। हुजूम कहते हैं भीड़ को, अग्रसर माने आगे की ओर बढ़ना। तो उस खामोशवादी यहाँ पर कहा गया है कब्रिस्तान के लिए, क्योंकि जिस समय सालिम अली की मृत्यु हुई तो उनको जो भीड़ है, उनको जो चाहने वाले लोग हैं, वो कब्रिस्तान की ओर लेकर जा रहे हैं दफनाने के लिए। तो इसलिए ये यहाँ पर उस समय का वर्णन किया है। लेकिन अब आपसे पूछा है उसका नायक कौन था। एक परिंदा, परिंदा कहते हैं पक्षी को, एक सांवला सा आदमी, सालिम अली, एक अनजान व्यक्ति। तो उसका नायक सालिम अली थे, क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हुई थी और उनको लेकर ही बाकी सारे लोग कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे। सेकंड आपका है, सालिम अली कहाँ से अपना आखिरी पलायन कर रहे थे। आखिरी पलायन का मतलब होता है आखिरी बार कहीं पर जाना। तो आखिरी पलायन उनका कहाँ हो रहा था। व्यस्त जीवन और तनाव के माहौल, दुनिया की भीड़ भाड़ से, तनाव के जीवन से, या प्रकृति के बीच से। अब आप देखिए कि लेखक सालिम अली का पूरा जीवन व्यस्तता में व्यतीत हुआ। पूरे जीवन भर वह पक्षियों की खोज में लगे रहे। जो दुर्लभ पक्षी बहुत मुश्किल से दिखाई दे, उन्हें भी वे अपनी दूरबीन से देखते थे। तो पूरे जीवन वे उनकी खोज में रहे, तनाव में रहे। तो इसलिए व्यस्त जीवन और तनाव के माहौल से ये आपका सही उत्तर होगा, जहां से वे पलायन कर रहे थे। अब आप देखिए नेक्स्ट है आपका थर्ड, सालिम अली रूपी पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा, क्योंकि क्यों नहीं वे दोबारा अपने सपनों के गीत गा सकेंगे। इसके आपके ऑप्शन है, वे अब गाना नहीं चाहते,
प्रकृति से अब उनका मन ऊब गया है। अब वे जंगलों में जा नहीं सकते या वे अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है वह दोबारा अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं कह सकता या कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दोबारा गीत न गाने से तात्पर्य यही है कि वे दोबारा अब पक्षियों की खोज में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वे अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। फोर्थ है, हुजूम शब्द का हिंदी पर्याय है। पर्याय का मतलब होता है सेम मीनिंग, उसका एक जैसा अर्थ। जन समूह, जन जागरण, जनसत्ता, जन आंदोलन। तो जन समूह, हुजूम कहते हैं भीड़ को, और जन समूह का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों का एक समूह। तो हुजूम का मतलब होता है जन समूह। ये बच्चों मैंने इससे पहली बार भी आपसे कहा था कि पाठ के अंत में जो शब्दार्थ आपके दिए हुए होते हैं उन्हें आप अवश्य ही याद करें, ध्यान से देखें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अंतहीन सफर का आशय है। जिस यात्रा का अंत ना हो, बहुत लंबी यात्रा, थका देने वाली वनों की यात्रा या जीवन की अंतिम यात्रा। तो अंतहीन सफर का मतलब है जीवन की अंतिम यात्रा, कि इसके बाद कोई यात्रा नहीं होती है। बाकी जितनी भी यात्रा होती हैं उसमें मनुष्य यात्रा करके अपने घर वापस लौट आता है, लेकिन यह अंतहीन यात्रा है कि यानी जिसका जीवन समाप्त हो गया है, जीवन की हमारी अंतिम यात्रा। रोमांच का सोता फूटने का आशय है। सोता कहते हैं स्रोत, फूटना, गोद में लेना, झरना फूटना, आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति या अंतर मन में कुढ़ना। अब कुढ़ना तो एक अलग चीज हो गई कि किसी पे हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो हम अपने मन ही मन में, किसी ने हमसे कोई अपशब्द कह दिए तो हम अपने मन में कुढ़ रहे हैं। झरना फूटना, अब झरना फूटना तो प्रकृति का है कि पृथ्वी के अंदर से या पहाड़ों के बीच में से झरना आपका फूट रहा है। गोद में लेना, रोमांच कहते हैं मौज मस्ती, प्रसन्नता, खुशी। तो रोमांच का सोता फूटने का अर्थ है आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति होनी, यानी कि मन से खुशी महसूस करना, प्रसन्नता महसूस करना। सालेम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है? लोग पक्षियों को दाना नहीं देते, लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, लोग पक्षियों का शिकार करते हैं, लोग पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं। अब पूछा है उन्होंने कि लोगों की भूल क्या है। अब भूल ये तो नहीं है कि लोग पक्षियों को दाना नहीं देते, हर व्यक्ति की प्रवृत्ति तो नहीं होती है कि पक्षियों को दाना डालें। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, पुण्य का कार्य मानते हैं, वे उनको दाना डालते हैं। लेकिन सालेम अली के अनुसार लोगों की भूल यह थी कि वे पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, और आदमी की नजर से देखने का ही कारण है कि पक्षियों का जो मधुर कलरव होता है, पक्षियों का जो रूप आकार होता है, वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। नेक्स्ट है, आबशार शब्द का हिंदी पर्याय है। झरना, सूरज, नदी या पहाड़। आबशार झरने को कहते हैं, झरना इसका हिंदी पर्याय है। वृंदावन में सुबह सवेरे अनुभूति होती है कन्हैया के आने की, उसकी मनमोहक वंशी के स्वर की, वंशी की तान सुनकर सबके कदम रुकने की, या उपरोक्त सभी। अब आप देखिए कि कभी आप वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, जब आप वहां पर जाते हैं, भ्रमण करते हैं, वहां की वस्तुओं को, स्थानों को देखते हैं, तो क्या अनुभूति होती है कि मानो कन्हैया अभी कहीं से आने वाले होंगे और उनके सामने उनका एक साकार रूप आ जाएगा। उसके मनमोहक वंशी के स्वर की, कि उनके कानों में अभी भी वृंदावन में ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की वंशी बजाने की जो धुन है अभी भी उनके कानों में सुनाई दे रही है। अभी श्री कृष्ण कहीं से वंशी बजाते हुए उनके सामने आ जाएंगे। वंशी की तान सुनकर सबके कदम रुकने की, कि जैसे ही उनकी वंशी की मधुर धुनी सुनाई देगी वैसे ही उनके कदम रुक जाएंगे। तो इस तरह से तीनों चीजों की अनुभूति होती है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 10, सैलानी शब्द का अर्थ है पर्यटक, सुंदर, सलोना या सांवला। सैलानी कहते टूरिस्ट को, और हिंदी में टूरिस्ट को हम कहते हैं पर्यटक।
जो पर्यटन करने वाला है, जो यात्रा करने वाला है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसलिए सैलानी शब्द का अर्थ होता है पर्यटक। नदी का सांवला पानी में किस नदी की बात की गई है? ये भी एक जनरल सामान्य प्रश्न है आपका कि कौन सी नदी का पानी सांवला होता है, किसको कहा जाता है? गंगा की, यमुना की, सरस्वती की, नर्मदा की। यमुना का जल सांवला कहा जाता है, बाकी सबका आपका सफेद होता है, लेकिन यमुना नदी का जल जो है वो सांवला होता है। कैंसर से पीड़ित और 100 के लगभग उम्र में सालिम अली का साथ देती रही उनकी पुस्तकें, उनकी भुजाएं, उनकी मित्र मंडली, उनकी आंखें, कि वे कैंसर से पीड़ित थे, कैंसर रोग उन्हें था और लगभग वे 100 वर्ष के करीब के भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों की रोशनी उनका साथ देती रही। अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी बरकरार थी। केवल दूर दराज के दुर्गम जो दुर्लभ पक्षी हैं उन्हें देखने के लिए वे दूरबीन जरूर लगाते थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी थी। अब इस प्रश्न में देखिए आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं। एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सालिम अली को कौन सा रोग था, तो आपका उत्तर आ गया सामने, कैंसर रोग था। किस रोग से मृत्यु हुई? कैंसर के रोग से मृत्यु हुई। दूसरा, उनकी आयु लगभग कितनी थी, तो वो भी आपके सामने प्रश्न आ गया कि 100 वर्ष के करीब उनकी आयु थी। तो एक ही प्रश्न के अंतर्गत आपके 3 प्रश्न बनते हैं। इन सारे शब्दों को आप पर को ध्यान देना है। सालिम अली आजीवन किस कार्य में व्यस्त रहे? पक्षियों की खोज, पक्षियों की सुरक्षा, पक्षियों का मनोरंजन, पक्षियों की खोज एवं सुरक्षा। अब आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा राइट है कि पक्षियों की खोज में लगे रहे, सेकंड भी हमारा राइट है कि पक्षियों की सुरक्षा में लगे रहे, थर्ड, पक्षियों का मनोरंजन से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन राइट होगा कि पक्षियों की खोज और सुरक्षा। सालिम अली आंखों पर दूरबीन लगाते थे क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था, उन्हें दूरबीन लगाने का शौक था, पक्षी विज्ञानी के नाते वे पक्षियों का अध्ययन करते थे, वे अंतरिक्ष विज्ञानी थे। अब आप देखेंगे कि राइट आपका ऑप्शन है कि पक्षी विज्ञानी होने के कारण वे पक्षियों का सूक्ष्म अध्ययन करते थे, बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करते थे, इसलिए वे दूरबीन को लगाते थे कि ताकि कोई भी पक्ष उनसे अछूता न रह सके। उन जैसा बर्ड वॉचर में बर्ड वॉचर शब्द प्रयुक्त हुआ है फ्रीडा के लिए, लॉरेंस के लिए, सालिम अली के लिए, तहमीना के लिए। अब बर्ड वॉचर का मतलब होता है पक्षियों को देखने वाला। अब पक्षियों को कौन इतना ध्यान से देखता था? सालिम अली। तो इसलिए बर्ड वॉचर शब्द का प्रयोग सालिम अली के लिए किया गया है। तहमीना उनके संपर्क में आई थी पत्नी के रूप में, सहपाठी के रूप में, पत्रों के माध्यम से या मार्ग में चलते हुए। अब आप देखेंगे तहमीना उनके साथ पढ़ती थी, सालिम अली के साथ पढ़ती थी, तो सहपाठी का मतलब होता है साथ में पढ़ने वाले के रूप में। बाद में जरूर उन्होंने उनसे विवाह कर लिया था, तो यहाँ इस चीज पर ध्यान देना है कि जल्दीबाजी में ऐसा नहीं है कि आपको पाठ में पता है कि तहमीना सालिम अली की पत्नी थी, तो आप जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे लिया पत्नी के रूप में मार्क कर दें। आपको ये भी क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि उनके संपर्क में आई थी, कि संपर्क में सबसे पहले किस रूप में आई? सहपाठी के रूप में आई थी। विवाह तहमीना के साथ उनका बाद में हुआ था। नेक्स्ट है, D.H. लॉरेंस के बारे में कौन सबसे ज्यादा जानता था? फ्रीडा लॉरेंस, छतवाली गौरैया, उनके सहयोगी या उनके दोस्त? अब आप देखिए, फ्रीडा लॉरेंस D.H. लॉरेंस की पत्नी थी, तो कायदे में तो ये होता है कि पत्नी को पति के विषय में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, लेकिन छत वाली गौरैया, जो उनकी छत पर गौरैया बैठती थी, वो उनके विषय में ज्यादा जानती थी। कैसे पता चला? कि जब लोगों ने फ्रीडा से कहा कि वे अपने पति के विषय में कुछ बताएं, कुछ लिखें, तब उन्होंने कहा था कि मुझसे ज्यादा तो छत पर बैठने वाली गौरैया उनके विषय में जानती है, तो जितनी अच्छी जानकारी वो दे सकती है उतनी मैं नहीं दे सकती। यानी कि D.H. लॉरेंस का भी प्रेम पक्षियों के प्रति दर्शाया गया है। शब्दों का जामा पहनाना मुहावरे का अर्थ है शब्दों में व्यक्त करना,
शब्दों को पोशाक पहनाना, शब्द गढ़ना या उपर्युक्त सभी। अब है शब्दों में व्यक्त करना। अब शब्दों को कोई पोशाक ड्रेस थोड़ी बनाई जाती है, तो ये आपका गलत ही हो गया। शब्द गढ़ना कि शब्दों का कोई निर्माण करना, ये नहीं। शब्दों का जामा यानी कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, अच्छे शब्दों में अपनी किसी बात को अभिव्यक्त करना, तो ये आपका सही उत्तर होगा। टापू का आशय है एक सीमा में बंध जाना, एक सीमा में ना बंधना, पानी से घिरा प्रदेश या चौरस स्थान। टापू शब्द का मतलब होता है एक सीमा में बंधा हुआ, कि एक जगह पर जो बंधी हुई चीज होती है, निर्धारित होती है, उसे हम टापू कहते हैं। नेक्स्ट है यायावरी का अर्थ है पक्षी प्रेमी स्वभाव, सोचने वाला स्वभाव, बेकार व्यक्ति या घुमक्कड़ प्रवृत्ति। यायावरी कहते हैं जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है, तो ऐसी घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए यायावरी शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या था? सालिम अली एक आत्मकथा, बर्ड वॉचर, फॉल ऑफ अ स्पैरो या पक्षी विज्ञानी सालिम। तो उनकी जो आत्मकथा का नाम था वो था फॉल ऑफ अ स्पैरो। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में किस रूप में उभरे थे? पक्षी के रूप में, अथाह सागर के रूप में, एक टापू के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में। तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक अथाह सागर के रूप में उभरे थे। यानी कि सागर जिस तरह से विशाल होता है, विस्तृत होता है, उसी प्रकार से वे भी अधिक से अधिक पक्षियों के प्रति, अधिक से अधिक प्रकृति के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते थे, उसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते थे। तो इसलिए वे एक विस्तृत सागर के, अथाह सागर के रूप में उभरे थे। सालिम अली जिन पूर्व प्रधानमंत्री से मिले थे उनका क्या नाम था? एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में जब लेसन के विषय में बताया था, तब आपको बताया था चौधरी चरण सिंह से वे मिले थे। वृंदावन आज भी किससे खाली नहीं हुआ है? श्री कृष्ण की यादों से, वहां की चहल पहल से, वहां की हरियाली से, या श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से। कि श्री कृष्ण वृंदावन में जो बांसुरी बजाते थे, उसकी जो मधुर धुन थी, वो पूरे वृंदावन में अभी तक समाई हुई है, अभी तक उसका जादू का प्रभाव वहां पर दिखाई देता है। शोक शब्द से क्या अभिप्राय है? शोक शब्द का अर्थ है चंचल, ना तो सूखा हुआ, सूखने वाला, कमजोर या चंचल। आपने देखा होगा कि शोक गोपियों के साथ किस तरह की रास लीलाएं श्री कृष्ण ने रचाई थी। तो पाठ में गोपियों के साथ शोक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका अर्थ है चंचल। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा क्या बने रहेंगे? एक समस्या, एक पहेली, एक रहस्य, एक अजूबा। तो जितने भी जटिल प्राणी हैं, जो उनके व्यक्तित्व से अच्छी प्रकार से परिचित नहीं हैं, जो उनको एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। वे लोग नहीं समझ पाते कि इस तरह का व्यक्तित्व उनका कैसे था, कैसे वे दुर्लभ पक्षियों की खोज कर लेते थे। तो इसलिए उनके लिए वे हमेशा एक ही पहेली बने रहेंगे। सालिम अली किसका प्रतिरूप बन गए थे? धर्म का, कर्म का, नैसर्गिक जिंदगी का, या इनमें से कोई नहीं? वे एक नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक कहते हैं नेचुरल, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जिंदगी का वे एक रूप बन गए थे। नेक्स्ट है सालिम अली अपने कंधों पर क्या उठाए हैं? अपना सामान, अपना बिस्तर, अपनी बंदूक, अपने अंतहीन सफर का बोझ। तो पाठ में जो शब्द आपका प्रयोग किया गया है कि उन्होंने अपने कंधों पर अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाया हुआ है। नेक्स्ट है मौत की खामोश वादी किसे कहा गया है? रेगिस्तान को, कब्रिस्तान को, बीहड़ वन को, या इनमें से कोई नहीं?
कब्रिस्तान को खामोशवादी, मौत की खामोशवादी कहा गया है, जहाँ की एक पार्थिव शरीर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके पार्थिव शरीर को दफनाया जाता है तो वहाँ उसे कब्रिस्तान कहा जाता है। सालिम अली का शरीर कमजोर क्यों हो गया था? लंबी यात्राओं की थकान से, भोजन न करने से, अधिक उपवास करने से या बीमारी के कारण। तो जो लंबी लंबी यात्राएं उन्होंने की पक्षियों की खोज में, तो उन सब यात्राओं के कारण ही उनका शरीर कमजोर हो गया था। ये नहीं कि बीमारी के कारण हो, भोजन न करने से हो या उपवास करने से उनका शरीर कमजोर हुआ हो, ऐसा उसमें नहीं हुआ था। तो बच्चों, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यह बात मैं रोजाना आप लोगों से कहती हूँ, तो प्लीज़ इसमें कंजूसी मत कीजिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिलती चली जाएं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।